हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम गेट 2012 में आए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां आज हम सीखेंगे FCFS और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। ये हमारा टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जब हम इस टेबल को FCFS के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस का जो कंप्लीशन ऑर्डर क्या है वो हमें बताना है। साथ ही साथ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो जो प्रोसेस का ऑर्डर है वो हमें बताना है। तो आइए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो डेटा है उसे अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3 तक ना। तो ये हमारा अराइवल टाइम हुआ, 0 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3 तक, ठीक है। और 0 पे है प्रोसेस 1, 1 पे है प्रोसेस 2 और 3 पे है प्रोसेस 3, ठीक है। और टाइम यूनिट रिक्वायर्ड यहाँ पे है 574, जिसे हम बस टाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बस टाइम। तो प्रोसेस 1 के लिए है कितना, 5, प्रोसेस 2 के लिए है 7 और प्रोसेस 3 के लिए है 4। ये हमने डेटा को तो अरेंज कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। तो यहाँ पे पहला है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फ्रेंड, अगर हम इसके लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। फर्स्ट तो मोड क्या होगा, तो मोड इसका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। और क्राइटेरिया क्या रहता है, अराइवल टाइम, ठीक है। तो इस बेस पे हमें अब इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, ग्रैंड चार्ट बनाना पड़ता है। ग्रैंड चार्ट ये हमने बना लिया। हम मीन्स ये हमारा CPU होता है। CPU हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पॉइंट पे देखिए क्या है, हमारा अराइवल टाइम पे है प्रोसेस P1, ठीक है। तो चूँकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है इसलिए हमारा जो बर्स्ट टाइम है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स 0 से 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा और ये प्रोसेस हो गया हमारा कंप्लीट P1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अराइवल टाइम पे क्या आ रहा है, 0 और 1, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है 1, ठीक है। 1 अराइवल टाइम पे है P2, तो ये हो गया हमारा P2 और इसका बस टाइम है 7, तो 7 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो 5 और 7 हो गया 12, ठीक है। इसी टाइप से अब है नेक्स्ट अराइवल टाइम आ रहा है हमारा 3, ठीक है, प्रोसेस 3। तो ये प्रोसेस 3 यहाँ पे आ गया और 12 के बाद ये आ रहा है कितना, इसका बस टाइम 4, तो 12 और 4 16, ये हो गया हमारा 16, ठीक है। इसका अराइवल टाइम था इसलिए हमने इसे अराइवल टाइम के बेस पे लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो प्रोसेस कंप्लीट होने का ऑर्डर कौन सा आ रहा है, सबसे पहले तो कंप्लीट हुआ P1, उसके बाद हुआ P2, उसके बाद P3, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम यहाँ पे हमें दिया गया है 2 टाइम यूनिट, ठीक है, 2 दिया हुआ है। तो अब हम सॉल्व करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। तो इसका जो मोड रहता है वो रहता है प्रीएम्प्टिव और क्राइटेरिया होता है टाइम क्वांटम, ठीक है, टाइम क्वांटम, ठीक। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है जो टाइम क्वांटम है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2, ठीक। इस बेस पे हमें सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो होता है हमारा रेडी क्यू और एक होता है रनिंग क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रेडी क्यू, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं और उसके बाद है रनिंग क्यू। ये बेसिकली हमारा CPU होता है या हम इसे ग्रैंड चार्ट भी ये बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा CPU तो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे क्या है हमारा P1, तो ये सबसे पहले कहाँ पे आता है, हमारे रेडी क्यू में आता है। तो P1 हमारा प्रोसेस यहाँ पे आया। अब इसे हम कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, हमें देखना है हमारा टाइम क्वांटम 2 है। तो ये P1 रेडी क्यू से हमारे रनिंग क्यू में आया P1, ठीक है। P1 यहाँ पे आया और 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इसका बस टाइम है 5, तो हाँ हम इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 0 से हो गया 2 और ये जो 5 था इसका बस टाइम ये हो गया 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हम 0 से 2 यूनिट मतलब 0 अराइवल टाइम 0 से 2 तक चले गए, मीन्स 0 से यहाँ 2 तक चले गए। तो इसके बाद में हमारे पास एक नई प्रोसेस आई है, वो है हमारा P2, ठीक है। तो ये जो P2 है वो हमारे रेडी क्यू में आ जाएगा, ये P2।
और उसके बाद है कौन सा, अब चूँकि इसका और उसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं आए और P1 का बर्स्ट टाइम अभी भी बचा हुआ है, तो वो इसके बाद वो फिर से एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे P1 फिर से आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आई है, सेकंड में P2 है, तो P2 यहाँ से यहाँ पे आएगा और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, 2। तो और 7 है, चल सकता है, तो ये हो गया 4 और ये 7 से हो गया 5, ठीक है। अब हम कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल गए, मतलब अराइवल टाइम 4 तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये 3 था, इसके बाद 4 मीन्स हम यहाँ पे आ गए और हमारे पास एक नई प्रोसेस आई है, वो है हमारी P3। तो यहाँ पे P3 हमारे रेडी क्यू में आ जाएगी, ठीक है। रेडी क्यू में आ गई, यहाँ से P3 हमारे रेडी क्यू में आ गई, ठीक। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास, अब हमें देखना है कि P2 का बस टाइम बचा हुआ है, हाँ तो बचा हुआ है, तो ये P2 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। P2 यहाँ पे आ गया, अभी तक कंप्लीट हो गया, हमारे पास सभी प्रोसेस आ गई। अब कौन सा प्रोसेस आएगा, इसके बाद है P1। तो P1 यहाँ पे आया और P1 कितनी यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे, 2, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है, बस टाइम 3 है, तो चल सकता है। तो ये हो गया 6 और ये 3 से हो गया 1। और इसके बाद अब तो कोई नई प्रोसेस यहाँ पे है नहीं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आया था और इसका बस टाइम अभी भी 1 बचा हुआ है, तो 1 यहाँ से फिर मीन्स P1 फिर बाद में एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, ठीक है। अब हमारे पास नई नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है P3। तो P3 यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया और टाइम क्वांटम 2 यूनिट के लिए चलेगा, तो हाँ 5 है तो चल ही सकता है। तो 6 से हो गया 8 और ये 5 से हो गया 3, ठीक है। तो P2 का भी बस टाइम बचा है, सॉरी P3 को हमें चलाना था, सॉरी यहाँ पे ये 5 ही बचा है और P3 है हमारा 4 में से 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाए, तो ये बचा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है P3, ठीक। अब हमारे पास क्या, अब P3 का तो बस टाइम बचा हुआ है, तो P3 फिर से यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, अब देखिए अब कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P2 आ रहा है। तो P2 यहाँ पे आया जो 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये हो गया 10 और P2 ये 5 से हो गया 3, ठीक है। और P2 यहाँ से यहाँ पे आया था और इसका बस टाइम अभी भी 3 बचा हुआ है, तो ये P2 फिर से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब कौन सा है हमारा प्रोसेस, P1। तो P1 यहाँ से यहाँ पे आया और इसका बस टाइम 1 है और हम 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला सकते हैं, तो कम ही है तो मीन्स चला ही सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ टाइम चलाएंगे क्योंकि 1 है। तो ये हो गया हमारा 11 और ये जो प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब P1 तो कंप्लीट हो गया, मीन्स ये कंप्लीट। अब P3 आया, इसके बाद P3 यहाँ से यहाँ पे आ गया रेडी क्यू से रनिंग क्यू में और इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे, तो 2 तो है इसका बस टाइम और टाइम क्वांटम भी 2 है, मीन्स चला सकते हैं। तो 11 से हो गया ये 13 और इसी के साथ हमारा P3 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आई P2। तो P2 भी यहाँ से यहाँ पे आया और इसे चलाना है 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो टाइम क्वांटम 2 है, तो हाँ और ये 3 है, तो मीन्स चल सकता है। तो ये हो गया 14 और इसके बाद बचा 1, ठीक है। तो ये P2 यहाँ से फिर यहाँ पे आता और यहाँ से फिर मतलब टाइम बस टाइम इसका 1 बचा है, इसलिए ये P2 फिर से यहाँ पे आएगा रेडी क्यू में और रेडी क्यू से फिर ये यहाँ से रनिंग क्यू में आ जाएगा P2 और ये हो गया हमारा 15। इस टाइप से ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि इसका कंप्लीट होने का कंप्लीशन होने का मतलब सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहले लास्ट से देखते जाते हैं, लास्ट में सबसे पहले कंप्लीट हुआ है P2। तो हाँ P2 को हमने लिख लिया, उसके बाद है देख रहे हैं P3 कंप्लीट हुआ है, तो P3 को लिख लिया, उसके बाद हुआ है P1, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है, तो आप देख सकते हैं कि FCFS का सीक्वेंस है P1 P2 P3। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। तो FCFS का सीक्वेंस P1 P2 P3 ये वाला है A और कौन सा है ये वाला, और P1 P2 P3 और ये वाला है, ठीक है। FCFS को हमने देख लिया, ये दोनों और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक। अब हमें देखना है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सीक्वेंस P1 P3 P2। तो अब देखते हैं P1 P2 P3 ये तो फॉल्स हो गया और इसमें देखना था P1 P3 P2, ठीक है। तो ये हमारा ये भी ट्रू हुआ, मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। थैंक यू।